सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पत्र बाल गंगाधर तिलक के बारे में है। नेताजी के उपनाम से प्रसिद्ध भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन व्यक्ति से हर भारतीय परिचित है। उनका एक पत्र यहाँ इस पाठ में दिया गया है, यानी कि इस पाठ में बच्चों आपको एक पत्र दिया गया है जो किसने लिखा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा है कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब ब्रह्मपुत्र जेल यानी कि बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। जब तक मैं यहाँ सशरीर आ नहीं गया चार दीवारी में, यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपने सुप्रसिद्ध गीता रहस्य ग्रंथ का प्रणयन किया था। तो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जब जेल गए थे तो उसके दौरान उन्होंने ये पत्र लिखा था। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन था? लोकमान्य तिलक इसी कारावास में थे और उन्होंने अपने उत्साहित कर देने वाले परिवेश यहाँ पे दिए थे और यहीं पर उनका अंत हो गया था। जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से तथा शीत ऋतु में सर्दी से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुंचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दे दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रेरणा देंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्षों तक रहा था। यानी कि जिस जेल में लोकमान्य तिलक रहते थे वो कैसा था? वो लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें क्या होता था? गर्मी के समय लू, धूप, वर्षा में पानी तथा शीत ऋतु में सर्दी से बचाव नहीं हो पाता था। और ये देखकर सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें ऐसे जेल में भेजा गया है जहाँ पे लोकमान्य तिलक को रखा गया था। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें अन्य बंदियों से मिलने जुलने नहीं दिया गया। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2-3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई, जिससे वह कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। तो सुभाष चंद्र बोस बता रहे हैं कि जो लोकमान्य कारावास में रहते थे, कितने वर्ष तक रहते थे? 6 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत किया, लेकिन इस दौरान उनको बहुत ही शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। उनके पास कोई बौद्धिक स्तर का साथी भी नहीं था जिनसे वो बात करके अपना मन हल्का कर सके या फिर अपने विचार उनको प्रकट कर सके। और जिनसे भेंट करने को मिलता था वो कौन होते थे? पुलिस वाले ही होते थे या फिर जेल का कोई अधिकारी ही उनसे भेंट करने आता था, लेकिन उनके सामने भी वो अपनी बात जो है वो खुलकर नहीं कर पाते थे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटनाचक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है, और यह यंत्रणा
को जिसने भुगता है वही जान सकता है। यानी कि उनको बिल्कुल ही बाहर की दुनिया से अलग कर दिया था। उनके पास कोई अखबार नहीं आता था, किसी भी प्रकार का कोई समाचार उन तक नहीं पहुंचता था, उनको बिल्कुल बाहरी दुनिया से कट कर दिया था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एक तरह का साजिश ही है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल आप बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप किससे मिलने नहीं दोगे, सिर्फ एक कमरे में बंद करके रखोगे, तो उसका क्या है, वो टॉर्चर है एक प्रकार का। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश राजनीतिक जीवन मंदगति से खिसक रहा था और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी कि जब वो जेल गए तो उनकी अनुपस्थिति में राजनीतिक जो जीवन है उनका वो कैसा हो गया था, मंद हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था। लेकिन उनको इस चीज से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि जिस चीज के लिए वो जेल गए हैं वो चीज जो है वो बिल्कुल बंद हो गई, यानी कि जो राजनीतिक जीवन है वो बिल्कुल उनका समाप्त हो गया है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंद थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहां की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली है और धीरे धीरे पर अटूट रूप से वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है, तो लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। लेकिन इस कारागार की चार दीवारी में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की चुभन बन जाती है और जीवन को दुभर बना देती है। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा। यानी कि उन्होंने जेल में ऐसी ऐसी चीजें सही जो वो किसी को बता भी नहीं पाते थे। तो सुभाष चंद्र बोस यही बता रहे हैं कि जो जेल में रहता है, जो कैदी होता है, उसी को पता होता है कि वो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो कितनी चुभने वाली होती है। अब जो लोकमान्य यहाँ पे रहते थे वो इतने अपने उसमें इतना डूब गए थे कि गीता के उसमें इतने मग्न हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी किताबें थी उनके साथ और कुछ तो उनको दिया जाता नहीं था, केवल वो किताबें पढ़ते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वो किताबें पढ़ पढ़ के, गीता पढ़ पढ़ के वो इतने वो हो गए थे कि उनको अब किसी भी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अगर आप उनको बाहर की चीजें ना बताओ, उनसे कोई बात करने आए या ना आए, कोई उनसे मिलने आए ना आए, उन्हें इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें खाने के लिए क्या दिया जा रहा है, पीने के लिए क्या दिया जा रहा है, मौसम का क्या हाल है, किसी प्रकार से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा रही होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है, जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के हार्स के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है। लेकिन केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही, जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी जीवन के शक्ति हननकारी प्रभावों से बच सकता था। वे यंत्रणा और दास्ता के बीच मानसिकता संतुलन बनाए रख सकता था और गीता रहस्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। यानी कि जो लोकमान्य हैं वो जो जेल गए थे तो लेकिन जो उन्होंने सहा है उनके देशवासियों को उतना पता भी नहीं है। अब जैसे जो जेल में रहता है, जो बंदी रहता है, उसे ही पता होता है कि वहां पे जीवन कैसे व्यतीत करना है। पहले तो उसे अपनी पुरानी जो आदत होती है उसे छोड़ना होता है, क्योंकि जेल में तो आपको वो सब चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको बाहर मिलती हैं।
तो इसलिए पहले वो आपको आदतें छोड़नी होंगी, फिर उसके बाद जो वहाँ के नियम हैं उन्हें अपनाकर आगे बढ़ना होगा। तो ये काम कौन कर सकता था? लोकमान्य ही कर सकते थे। अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है कि इतने ज्यादा प्रतिकूल, शक्तिहारी और दुर्बल बना देने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता रहस्य जैसे प्रकांड पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता अपेक्षित है, तो उसे जेल में आकर रहना चाहिए। जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो चाहते थे कि उनके जो देशवासी हैं, उनके जो लोग हैं, वो लोकमान्य के बारे में जाने, क्योंकि उन्होंने जो सहा है जेल के अंदर वो कोई और व्यक्ति नहीं सह सकता था। उन्हें शराब की इतनी लत थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खुद पर काबू किया। उन्होंने अंदर जाके किसी भी प्रकार का ऐसा कोई डिमांड नहीं की, ऐसा कुछ नहीं रखा कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। उन्हें जैसा जो मिलता गया वो वैसे ही अपना जीवन जेल में व्यतीत करते रहे। और जितना सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में सोचते थे तो उनके प्रति उनका सम्मान और ही बढ़ता रहता था। तो इसलिए वो चाहते थे कि लोकमान्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा देशभक्त लोग जाने। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत का काम अलीपुर केंद्रीय कारागार में आरंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निस्संदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। तो अंत में सुभाष चंद्र बोस यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए इतने साल 6 वर्षों तक जेल में बिताए। तो वो यही कह रहे हैं अंत में कि अगर हो सकता था तो क्या इस चीज को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो कैसे थे, वो तो देशभक्त थे, उन्होंने अपने देश के लिए किया जो भी किया। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती, परिस्थिति चाहती तो वो उस चीज को बदला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने इस पत्र में लोकमान्य के बारे में ही बताया है कि किस प्रकार से वो जिस जेल में वो गए, सुभाष चंद्र बोस, उसी जेल में लोकमान्य रहते थे। और वो उस जेल को जब देखते थे तो उनके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें आती थी कि वो जेल कैसा था और उन्होंने क्या क्या सहा है, क्या क्या सहा होगा। तो इसी प्रकार से बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।